नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। आज गणेश चतुर्थी के अवसर पर हमारे पास आपके लिए दो शुभ समाचार हैं। पहला, भारत के लोकतंत्र ने नए संसद भवन में गृह प्रवेश किया है और दूसरा, आज पहले ही दिन संसद में महिला आरक्षण बिल पेश कर दिया गया। यह हमारे देश की करोड़ों महिलाओं के लिए एक खुशखबरी है और इसके तहत लोकसभा और विधानसभा में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। लेकिन इस कानून में एक कैच भी है और कैच ये है कि यह कानून महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद पहली जनगणना और उसके बाद होने वाले परिसीमन के बाद ही लागू होगा, यानी इसमें अभी कई वर्ष और लग जाएंगे। आज हम महिलाओं को मिलने वाली इस नई शक्ति का एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण करेंगे और आपको बताएंगे कि लोकसभा में इस समय सिर्फ 15% महिला सांसद हैं, जो कुछ समय बाद बढ़कर कम से कम 33% हो जाएंगी। इस कानून पर बड़ा सवाल यह है कि कहीं सारी टिकटें बड़े राजनीतिक परिवारों से आने वाली महिलाओं को ही ना मिल जाएं और आम महिलाओं को एक बार फिर से मौका ना मिले, ये एक आशंका है। इसके बाद हम आपको भारत और कनाडा के बिगड़ते रिश्तों के बारे में बताएंगे। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने वहां की संसद में बयान दिया है कि खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या भारत सरकार के एजेंट्स ने करवाई है। इसके बाद दोनों ही देशों ने एक दूसरे के एक राजनयिक को निष्कासित कर दिया है। लेकिन इस बीच सबसे खतरनाक बयान आया है गुरपतवंत सिंह पन्नू की तरफ से और उसने धमकी दी है कि कनाडा में रहने वाले तमाम भारतीय जल्द से जल्द यहां से चले जाएं, नहीं तो उनके लिए अच्छा नहीं होगा। वो चाहता है कि वहां रहने वाले जो भारतीय हैं वो वहां से वापस भारत लौट आएं। लेकिन इस विश्लेषण की शुरुआत हम उन ऐतिहासिक तस्वीरों से आज करना चाहते हैं जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को जब उसका नया घर मिला और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बाकी सांसदों ने पुराने संसद भवन से नए संसद भवन की दूरी आज पैदल चलकर तय की है। आज नए संसद भवन की कार्रवाई एक ऐतिहासिक बिल के साथ हुई और आपको याद होगा कल प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि इस बार जो कुछ होने वाला है वो ऐतिहासिक होगा। आज मोदी सरकार ने लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं को 1/3 यानी 33% आरक्षण देने के लिए एक नया बिल संसद में पेश किया है और इस बिल को पेश करने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो भाग्यशाली हैं कि ईश्वर ने इस पवित्र काम को करने के लिए उन्हें चुना है, उन्हें मौका दिया है। हम सबके लिए पल गर्व की पल है। अनेक वर्षों से महिला आरक्षण के संबंध में बहुत चर्चाएं हुई हैं, बहुत वाद विवाद हुए हैं। महिला आरक्षण को लेकर संसद में पहले भी कुछ प्रयास हुए हैं। 1996 में इससे जुड़ा बिल पहली बार पेश हुआ था। अटल जी के कार्यकाल में कई बार महिला आरक्षण का बिल पेश किया गया, कई बार, लेकिन उसे पार कराने के लिए आंकड़े नहीं जुटा पाए,
और उसके कारण वो सपना अधूरा रह गया। महिलाओं को अधिकार देने का, महिलाओं की शक्ति का उपयोग करने का वो काम, शायद ईश्वर ने ऐसे कई पवित्र काम के लिए मुझे चुना है। महिला आरक्षण पर आए इस बिल को प्रधानमंत्री मोदी ने एक खास नाम दिया है और वो है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। और इस बिल में महिला आरक्षण को लेकर 4 बड़े प्रावधानों का जिक्र किया गया है। पहला प्रावधान यह है कि इस बिल के तहत लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में 1/3 यानी 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी। यानी लोकसभा की 543 में से 181 सीटें अब महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी, जबकि राज्यों की विधानसभाओं में भी 33% सीटों पर महिला उम्मीदवार ही चुनाव लड़ पाएंगी। इस आरक्षण से होगा यह कि अभी लोकसभा में महिलाओं की जो भागीदारी सिर्फ 15% के आसपास है, जो बहुत ही कम है, वो भागीदारी अब कम से कम 33% हो जाएगी। और विधानसभाओं में भी महिलाओं की 1/3 भागीदारी को अब सुनिश्चित किया जा सकेगा और वहां पर भी उनकी भागीदारी बहुत ही कम है। फिलहाल स्थिति यह है कि ज्यादातर राज्यों की विधानसभाओं में मुश्किल से 10 से 12% ही महिला विधायक हैं और इन आंकड़ों को आप भारत के इस नक्शे पर आज देख सकते हैं। इस बिल में दूसरा प्रावधान यह है कि आरक्षण में ही आरक्षण की व्यवस्था को लागू किया जाएगा। यानी एक तो यह आरक्षण और इसके अंदर एक और आरक्षण है। इसका मतलब यह हुआ कि फिलहाल लोकसभा और विधानसभाओं में दलितों के लिए जो 15% और आदिवासी समुदाय के लिए जो 9% सीटें आरक्षित की गई हैं, उनमें 1/3 यानी 33% सीटें अब महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि लोकसभा में फिलहाल कुल मिलाकर 543 सीटें हैं, जिनमें दलितों के लिए 84 सीटें और आदिवासी समुदाय के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं, जबकि 412 सीटें ऐसी हैं जो अनारक्षित हैं, यानी वो जनरल कोटे के लिए है। लेकिन इस नए बिल के बाद दलित समुदाय के लिए आरक्षित की गई 84 सीटों में से 1/3 यानी 28 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। इसी तरह आदिवासियों के लिए जो 47 सीटें हैं, उसमें से 16 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी और 412 अनारक्षित जो लोकसभा सीटें हैं, उनमें से 137 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी और इस तरह लोकसभा की 543 में से कुल मिलाकर 181 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान यह है, जिस पर अभी काफी विवाद भी हो रहा है, और वो ये कि यह बिल तत्काल प्रभाव से लागू नहीं होगा। यही इसमें एक बड़ा कैच है और 2024 के लोकसभा चुनाव में इससे महिलाओं को 33% का आरक्षण नहीं मिल पाएगा। इस बिल में स्पष्ट रूप से लिखा है कि जब तक भारत में डिलिमिटेशन यानी परिसीमन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती और देश में अगली जनगणना का काम नहीं हो जाता, तब तक यह कानून लागू नहीं होगा। डिलिमिटेशन का मतलब है कि अलग अलग राज्यों में लोकसभा क्षेत्रों की समीक्षा करना और जनसंख्या के आधार पर आवश्यक होने पर राज्यों में लोकसभा की सीटों को बढ़ाना। और सरकार के मुताबिक डिलिमिटेशन की यह प्रक्रिया वर्ष 2026 में पूरी होगी और जनगणना का काम भी कुछ महीनों में नहीं किया जा सकता। इसलिए यह बिल आज लोकसभा में पेश तो हो गया और शायद यह राज्यसभा में भी पास हो जाएगा, लेकिन यह लागू अभी नहीं होगा। यह लागू होगा 2029 के लोकसभा चुनाव में और इसलिए इस पर अभी से राजनीति शुरू हो चुकी है। आज इस बिल के पेश होने से पहले सोनिया गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी इस बिल को अपना बिल बता रही थी, लेकिन जब उन्हें यह पता चला कि महिला आरक्षण की व्यवस्था 2024 के लोकसभा चुनाव में लागू ही नहीं होगी, तो कांग्रेस ने इस बिल को देश की महिलाओं के साथ विश्वासघात बताना शुरू कर दिया और इस पर सदन की कार्यवाही में आज काफी हंगामा हुआ, जबकि सरकार का कहना है कि महिला आरक्षण पर आया यह बिल ऐतिहासिक है और विपक्ष इसका विरोध करके देश की महिलाओं का अपमान कर रहा है। मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले द कॉन्स्टिट्यूशन 128th अमेंडमेंट बिल 2023 यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम आर्टिकल 239AA हम इसमें इंसर्ट कर रहे हैं
जिसके माध्यम से 33% महिलाओं को रिजर्वेशन मिलेगा। किसमें? द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। उसके बाद हम आर्टिकल 330A में अमेंडमेंट कर रहे हैं, जिसके माध्यम से लोकसभा में रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब जो प्रावधान पहले से है, उसी में ही हम 33% महिलाओं के आरक्षण की बात कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता कि महिला आरक्षण 1989 में जब राजीव जी प्रधानमंत्री थे, तब स्थानीय निकायों के चुनाव में उन्होंने 1/3 आरक्षण महिलाओं के लिए सुनिश्चित किया था। तत्पश्चात कांग्रेस की सरकारों ने लगातार प्रयास किया कि महिला आरक्षण का बिल पास हो, कानून बने, लोकसभा एवं विधानसभाओं के लिए भी 1/3 आरक्षण के लिए। माननीय अधीर रंजन जी ने जो कहा वो फैक्चुअली इनकरेक्ट है कि पुराना बिल अभी भी जीवित है। मेरी स्पष्ट जानकारी है कि पुराना बिल लैप्स कर गया है। अधीर रंजन जी ने जो कहा है उसके समर्थन में उनके पास कोई डॉक्यूमेंट है तो टेबल पर रखने चाहिए। एक, या तो उन्होंने स्टेटमेंट विड्रॉ करना चाहिए। दूसरा, उन्होंने कहा कि इस बिल को लोकसभा ने भी कभी पारित किया था राजीव गांधी जी के समय में, कभी नहीं हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी, लोकसभा में जो बिल पारित होता है, अगर राज्यसभा उसको पारित नहीं करती है और लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होता है तो वो बिल अपने आप लैप्स हो जाता है। मैं मानता हूं कि इस चीज को स्पष्टता करनी चाहिए और माननीय अध्यक्ष जी, अगर उनके पास अलग जानकारी है तो सदन के टेबल पर रखनी चाहिए। महिला रिजर्वेशन का बिल आना चाहिए और महिलाओं को देना चाहिए जो ड्यू है। नेहरू जी के प्रधानमंत्री काल में पहली लोकसभा में केवल वो भी 5% सांसद महिलाएं थी, लेकिन 70 साल के बाद भी आज 14, 15, 10 के अंदर ही है। तो इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस महिलाओं का जो बिल है इसको आप ये कर दीजिए। The 128th constitutional amendment bill, which has been introduced, is unfortunately a betrayal of the women's movement and their struggle for greater representation in policy making and in legislative affairs. Therefore, it has no relevance to today, and that's why it would have been appropriate if the government was serious about women's reservation. They should have brought the women's reservation now itself without waiting for either a census or delimitation. ये कांग्रेस पार्टी का उस समय का सपना था, तो साकार होगा तो श्रेय तो कांग्रेस पार्टी को जाएगा ही जाएगा। इनको क्या दिक्कत थी 2014 में बिल पास करने की? इनके पास पूर्ण बहुमत थी और कांग्रेस पार्टी भी और अन्य दल भी इनको सपोर्ट कर रहे थे, तो इनको दिक्कत क्या थी? 2014 में कर देते, आज तक लागू भी हो जाता। तो इन्होंने 10 साल इंतजार क्यों किया? जब आप एक कानून बना रहे हैं ताकि उसमें रिप्रेजेंटेशन हो उन लोगों का जिनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो आप देख लीजिए कि अब तक 17 लोकसभा के चुनाव भारत में हुए हैं, उसमें से 8,992 एमपीज मुंतखब हुए हैं, जिसमें से मुसलमान सिर्फ 520 हैं, जो 50% का एक डेफिसिट है। उस 520 में मेरे ख्याल से मुट्ठी भर मुस्लिम खवातीन हैं। तो आप रिप्रेजेंटेशन कहाँ दे रहे हैं? किसको दे रहे हैं रिप्रेजेंटेशन? जिनका रिप्रेजेंटेशन नहीं उनको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए ना। तो इस बिल में सबसे बड़ी खामी यह है कि इसमें ओबीसी महिलाओं को और मुस्लिम महिलाओं के लिए कोई कोटा नहीं रखा गया, इसलिए हम इस बिल के खिलाफ हैं। महिला आरक्षण पर इस बिल को लेकर ज्यादातर विपक्षी नेताओं और लोगों की सोच यही थी कि मोदी सरकार 2024 के लोकसभा चुनावों की वजह से महिला आरक्षण पर यह कानून ला रही है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने आज एक बार फिर से सबको गलत साबित कर दिया। आपने देखा होगा कि वो हर बार लोगों को सरप्राइज करते हैं और उनके जो प्रतिद्वंदी हैं, जो विपक्ष के नेता हैं, वो हर बार प्रधानमंत्री मोदी उन्हें भी गलत साबित कर देते हैं। सारे अंदाजे जो हैं वो गलत साबित हो जाते हैं। और असल में इस बिल से यह भी पता चलता है कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए महिलाओं को सशक्त करने का मुद्दा असल में सबसे ऊपर है और वो महिलाओं के लिए फैसले लेते समय चुनाव के बारे में नहीं सोचते। और ये बात हम प्रधानमंत्री मोदी के पिछले 9 साल के रिकॉर्ड को देखकर
कह सकते हैं। अब आप देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी की जो सरकार है, अगर आप 9 साल में देखें तो आपको यह पता चलेगा कि असल में ये एक बहुत ही विमेन फ्रेंडली सरकार है। मतलब महिलाओं के लिए सरकार ने काफी काम किया है। आपको याद होगा 2014 से पहले कच्चे चूल्हे पर जो महिलाएं धुएं के बीच खाना पकाया करती थीं लकड़ी जलाकर, उन्हें उज्ज्वला योजना के तहत मोदी सरकार में अब तक 10 करोड़ 35 लाख मुफ्त एलपीजी कनेक्शन बांटे जा चुके हैं। इसके अलावा मोदी सरकार वर्ष 2019 में 3 तलाक के खिलाफ कानून लेकर आई। 2018 में देश में पहली बार मुस्लिम महिलाओं को परिवार के किसी पुरुष के बिना भी हज यात्रा पर जाने की अनुमति मिली। इसी तरह 2019 में पहली बार नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी एनडीए में महिलाओं के प्रवेश का फैसला किया गया। और फिर 2019 में भारतीय सेना में महिलाओं के लिए परमानेंट यानी स्थायी कमीशन की स्थापना की गई। 2016 से नौकरी पेशा महिलाओं के लिए मैटरनिटी लीव 12 हफ्तों से बढ़ाकर 26 हफ्ते की गई। और पिछले साल ही सरकार ने विवाह के लिए लड़कियों की न्यूनतम उम्र लड़कों के बराबर कर दी, यानी 18 से 21 साल कर दी है। यह भी महिलाओं के लिए हुआ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की मदद से भी प्रधानमंत्री मोदी ने बेटियों के प्रति समाज की सोच को बदला। और वर्ष 2014-15 में जहां प्रति 1000 पुरुषों पर 918 महिलाएं थीं, अब वहीं 2021 और 22 में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या बढ़कर 934 हो गई है, यानी सेक्स रेशो बेहतर हो रही है। इसके अलावा महिलाओं की सुरक्षा और स्वास्थ्य पर पिछले लगभग 9 वर्षों में 12 करोड़ से ज्यादा शौचालयों का निर्माण किया गया। जो शौचालय बनाए गए उनके पीछे भी यही सोच थी, महिलाएं। और आज प्रधानमंत्री मोदी के मंत्रिमंडल में कुल मिलाकर 11 महिला मंत्री हैं। इसलिए अगर आप प्रधानमंत्री मोदी के पिछले 9 साल के कार्यकाल को देखें तो आपको पता चलेगा कि चुनाव हो या चुनाव ना हो, उन्होंने लगातार देश की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए और उन्हें पुरुषों के बराबर अधिकार दिलाने के लिए फैसले लिए हैं। और ये फैसले भी, ये जो आज लिया है फैसला, ये भी उनमें से एक है। और ये जो मोदी सरकार है, ये असल में दलित, आदिवासी, ओबीसी और महिलाओं की सरकार मानी जाएगी। पहले लोग सोचते थे कि जो बीजेपी है वो ऊंची जातियों की पार्टी है, व्यापारियों की पार्टी है, ट्रेडर्स की पार्टी है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो मोदी सरकार के जो फॉर्मूला है, इसमें आपको एससी, एसटी, ओबीसी और महिलाएं, असल में ये उनकी राजनीति का फॉर्मूला है। मोदी सरकार में इस समय 77 में से 27 मंत्री ओबीसी समुदाय से हैं, 20 मंत्री दलित हैं और आदिवासी हैं। और ये आजाद भारत की पहली ऐसी सरकार है जिसमें 61% मंत्री पिछड़ी जातियों से आते हैं। और जैसा हमने आपको बताया 11 महिला मंत्री हैं। और देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी आदिवासी समुदाय से आती हैं, महिला हैं। और प्रधानमंत्री मोदी खुद भी ओबीसी समुदाय से हैं। इसलिए बहुत सारे लोगों को गलतफहमी रहती है कि बीजेपी की सरकार कुछ खास और ऊंची जातियों के लोगों के लिए है। सच्चाई यह है कि यह दलित, आदिवासी, ओबीसी और महिलाओं की सरकार है। अब कुछ आंकड़े आपके सामने पेश करते हैं। हालांकि आज महिला आरक्षण पर जो बिल पेश हुआ है, उसके कुछ और पहलुओं पर भी आपसे आज चर्चा करना बहुत जरूरी है। भारत में अभी तक महिला आरक्षण की व्यवस्था लागू नहीं थी, लेकिन भारत के संविधान के अनुच्छेद 325 और 326 में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि देश की वो सभी महिलाएं जो भारत की नागरिक हैं और जिनकी उम्र 25 साल या उससे ज्यादा है, वो पुरुषों की तरह सभी तरह के चुनावों में भाग ले सकती हैं। और यह अधिकार हमारे संविधान में पहले से मौजूद है, यानी महिला और पुरुष बराबर हैं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि संविधान ने भारत की महिलाओं को पुरुषों के बराबर समान रूप से चुनाव लड़ने का अधिकार तो दिया, लेकिन उस चुनाव के लिए किस महिला को टिकट दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, यह फैसला आज भी पुरुष नेता ही लेते हैं। और इससे भी बड़ी बात यह है कि भारत में ज्यादातर उन्हीं महिलाओं को चुनाव लड़ने का मौका मिलता है जो राजनीतिक खानदानों से आती हैं। और ये आंकड़े दिखाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो आशंका है वो ये है कि जब भी इस तरह की कोई व्यवस्था होती है, कहीं ऐसा ना हो कि इस आरक्षण के बावजूद जब यह आरक्षण लागू भी हो जाएगा, कहीं ऐसा ना हो कि बड़े बड़े राजनीतिक खानदानों की जो बहुएं हैं, बेटियां हैं, उनके परिवारों की जो महिला सदस्य हैं, कहीं ये सारी लोकसभा और विधानसभा के चुनावों की टिकटें उन्हीं को ना मिल जाएं। अगर उनको मिल गई तो फिर आप ये समझ लीजिए कि ये कानून बेकार हो जाएगा। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में कुल 8049 उम्मीदवारों में से सिर्फ 9% यानी 716 महिलाओं ने ही लोकसभा का चुनाव लड़ा था। ये देखिए, 716 उम्मीदवार, 9%।
और कुल उम्मीदवार थे 8,049। इसमें से आप देखिए, और इन 716 महिला उम्मीदवारों में भी 41% यानी 294 महिला उम्मीदवार राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले परिवारों से आती थीं। देखिए, 294 महिलाएं ऐसी थीं जो बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टीज को चलाने वाले राजनीतिक खानदानों से आती थी। उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी, आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की डीएमके पार्टी, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बीआरएस पार्टी, इन सब पार्टियों ने जिन महिला उम्मीदवारों को 2019 के लोकसभा चुनाव में टिकट दिया, उनमें सभी महिला उम्मीदवार राजनीतिक खानदानों से आती थी। यानी इन पार्टियों को टिकट देने के लिए एक भी आम महिला इनके पूरे राज्य में नहीं मिली। इन्होंने टिकटें तो दी महिलाओं को, लेकिन पार्टियों में जो टिकटें दी गई हैं वो सारे बड़े बड़े राजनीतिक खानदान, बड़े बड़े नेताओं की पत्नियां या उनके परिवारों में से आने वाली महिलाओं को ही टिकट मिली। इसके अलावा 2019 में इन 716 महिला उम्मीदवारों में भी जो 76 महिला उम्मीदवार चुनाव जीतकर सांसद बनी लोकसभा में, उनमें लगभग 40% यानी 31 महिला सांसद राजनीतिक खानदानों से आती थी। एक रिसर्च पेपर के मुताबिक भारत में पुरुषों का तो राजनीतिक खानदानों से ना होते हुए भी लोकसभा के चुनाव में टिकट उन्हें मिल जाता है, लेकिन महिलाओं के मामले में ऐसा बहुत कम होता है कि कोई आम परिवार की जो महिला है उसे राजनीति में चुनाव लड़ने का टिकट मिल जाए। पुरुषों को तो मिल जाता है। उदाहरण के लिए वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में जो 63 महिलाएं सांसद चुनी गई, उनमें लगभग 43% राजनीतिक खानदानों से थी, जबकि जो 480 पुरुष नेता सांसद बने, उनमें सिर्फ 19% ही राजनीतिक खानदानों से थे। और वर्ष 2004 के लोकसभा चुनाव में यह अंतर और भी ज्यादा था। तो देख लीजिए, 2014 लोकसभा का चुनाव राजनीतिक परिवारों से आपके सामने है। कितना बड़ा अंतर अभी आपको यहां पर दिखाई देगा। 2004 में 45 महिलाओं ने लोकसभा का चुनाव जीता, जिनमें से लगभग 58% बड़े बड़े राजनीतिक परिवारों से आती थी, जबकि सांसद बनने वाले 498 पुरुष सांसदों में से सिर्फ 16% ही ऐसे थे जो बड़े बड़े राजनीतिक परिवारों से आते थे। ये आंकड़े आपके सामने यही बता रहे हैं। इसका मतलब यह है कि अगर कोई पुरुष नेता है और वो एक आम परिवार से भी आता है, तो राजनीति में उसके सफल होने के ज्यादा चांस हैं, उसे टिकट मिलने के ज्यादा चांस हैं और उसके जीतने के भी ज्यादा चांस हैं। लेकिन महिलाओं के मामले में यह देखा जाता है कि ज्यादातर जो महिलाएं राजनीति में आ रही हैं, वो या तो किसी बड़े पुरुष नेता के परिवार से हैं या किसी बड़े राजनीतिक खानदान से हैं, तब जाकर ये महिलाएं चुनाव इन्हें टिकट मिलता है और ये जीतती है। इससे यह पता चलता है कि भारत में पुरुष नेताओं को तो गैर राजनीतिक परिवारों से होते हुए भी लोकसभा के चुनावों का टिकट मिल जाता है, लेकिन जो महिलाएं हैं उन्हें ज्यादातर मामलों में तभी चुनाव लड़ने का मौका मिल पाता है जब उनके परिवार के लोग पहले से ही राजनीति में होते हैं। इसलिए महिला आरक्षण पर आए इस बिल पर आज दो बातों को समझना बहुत जरूरी है, और यह विश्लेषण नेताओं के लिए नहीं है, पुरुषों के लिए नहीं है, यह विश्लेषण हमारे देश की 69 करोड़ महिलाओं के लिए है। इसलिए उन्हें ध्यान से आज सुनना चाहिए। पहली बात तो यह कि महिलाओं के लिए सरकार ने लोकसभा और विधानसभाओं में 33% सीटें तो आरक्षित कर दी, लेकिन अगर इन सीटों के लिए राजनीतिक पार्टियां ऐसी महिला उम्मीदवारों को लेकर आ जाती हैं जो राजनीतिक खानदानों से ही हैं, तो फिर इस बिल से महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य को हासिल करना मुश्किल होगा, क्योंकि इससे आम महिलाओं का सशक्तिकरण कम होगा और राजनीतिक खानदानों से आने वाली महिलाओं का जो उनकी जो ताकत है वही बढ़ेगी। दूसरी बात यह कि चुनाव में महिलाओं को टिकट देते समय अगर पार्टियां ये सोचती हैं कि वो महिला उन्हें चुनाव में जिता सकती है या नहीं, या फिर उस महिला उम्मीदवार की जाति क्या है, वो किस राजनीतिक खानदान से है, तो फिर ऐसे में उन आम महिलाओं को टिकट मिलना मुश्किल होगा जो समाज की वंचित और गरीब महिलाओं का उत्थान कर सकती है। यानी आज देश की 69 करोड़ महिलाएं ये भी देख रही हैं कि राजनीतिक पार्टियां इस कानून का कैसे उपयोग करती हैं और कौन इस कानून के तहत महिला शक्तिकरण के अपने इरादे में ईमानदार रहता है और कौन पार्टी इसे एक चुनावी हथकंडे की तरह सिर्फ इस्तेमाल करके छोड़ देती है।
यहां पर आपके लिए एक बात समझना और भी जरूरी है, एक जो हमारे देश की सबसे बड़ी चुनौती, आपने देखा होगा कि किसी भी उद्योग में जब हम जाते हैं, किसी भी इंडस्ट्री में जाते हैं, किसी भी क्षेत्र में जाते हैं, तो एक फर्स्ट लाइन होती है, सेकंड लाइन होती है, थर्ड लाइन होती है। खेलों की भाषा में हम हमेशा ये कहते हैं कि एक हमारी फर्स्ट लाइन है खिलाड़ियों की, तो उसके बाद एक हम सेकंड लाइन तैयार कर रहे होते हैं, पाइपलाइन में होता है। लेकिन हमारे देश में आज बड़ी बात यह है कि जब आप SC, ST या आदिवासी समुदाय में एक अच्छी पढ़ी लिखी काबिल महिला उम्मीदवार को ढूंढने के लिए जाएंगे, तो हमारे देश की बहुत सारी पार्टियां शायद ये कहेंगी कि हमें कोई मिला ही नहीं। इसका मतलब क्या है कि किसी को भी आप टिकट देकर सांसद या विधायक बना देंगे, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि जब ये मौका मिलेगा, चाहे किसी को भी मिलेगा, तो हमारे देश में महिला नेतृत्व की एक दूसरी लाइन, सेकंड लाइन तैयार होनी शुरू हो जाएगी। आज जो महिलाएं पहली बार राजनीति में प्रवेश करेंगी, अब जब वो प्रवेश कर चुकी हैं, कुछ समय तक वो कुछ सीखेंगी और उसके बाद एक बेहतर नेता के तौर पर लोगों के सामने वो आएंगी। तो इस एक तरीके से हम एक महिलाओं में एक सेकंड लाइन अपनी तैयार कर रहे हैं, उसके पीछे एक और लाइन होगी, फिर अगले चुनाव में वो तैयार होगी और फिर हमारे देश में एक महिला नेतृत्व का एक बहुत बड़ा एक सशक्त जो लाइनअप है वो हमारा तैयार हो जाएगा। लेकिन आज हो सकता है कि बहुत सारी पार्टियों को यह तकलीफ हो देखने में कि हमें कोई सही उम्मीदवार मिल नहीं रहे, जिसका फायदा राजनीतिक खानदानों से आने वाली महिला ही फिर उठा लेंगी। और बहुत सारी पार्टियां तो यह भी सोचेंगी कि हम तो पहले यह देखेंगे कि कौन चुनाव जीत सकता है, जीतने की क्षमता किसमें है। अब देखिए, जो आम परिवार से महिला आएगी वो ना तो इतना पैसा लगा सकती है, ना उसके पास इतनी ताकत है, और जब तक पार्टी उसे पूरी तरीके से पीछे से सपोर्ट ना करे, अपने कार्यकर्ता उसके लिए ना रखे, तब तक उस महिला का जीतना मुश्किल होगा। इसलिए एक अग्नि परीक्षा हमारे देश की पार्टियों की भी होने वाली है। हमारे देश में पहले भी पंचायत के चुनाव में महिलाओं की भागीदारी के नाम पर ऐसी राजनीतिक व्यवस्था प्रभावी हो चुकी है जिसमें आरक्षण की वजह से सरपंच तो महिलाएं चुनी जाती थी, लेकिन सत्ता उनके पति के हाथ में ही रहती थी, और यह आज भी होता है। और पंचायत चुनाव में आपने इस तरह के पोस्टर जरूर देखे होंगे जिनमें आरक्षित सीट पर महिला उम्मीदवारों के लिए उनके पति द्वारा वोट की अपील की जाती है, या यह बताया जाता है कि यह अमुक नेता की पत्नी है, और वो नेता अक्सर वही होता है जो पहले सरपंच रहा होता है और आरक्षण की वजह से अब उसकी पत्नी चुनाव लड़ रही होती है। लेकिन चुनाव प्रचार भी उस नेता यानी पति के नाम पर ही होता है, और आगे चलकर सारे बड़े फैसले भी पति लेता है, पत्नी नहीं। लेकिन तो भी हम तब भी ये कहते हैं कि तब भी अगर पत्नी को यह अधिकार मिल रहा है तो यह भी एक तरीके से सशक्तिकरण है, और इनमें से भी बहुत सारी महिलाएं ऐसी होंगी जो आगे चलकर एक बड़ी नेता बन सकती है। हकीकत यह है कि अगर राजनीति में आम महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करनी है तो ये तभी मुमकिन है जब आम महिलाओं को ही इस आरक्षण का सही फायदा मिले और उन्हें चुनाव लड़ने के अवसर दिए जाएं, क्योंकि अगर राजनीतिक खानदानों की महिलाओं को ही आरक्षण का लाभ मिलता है तो इससे महिला सशक्तिकरण नहीं होगा, बल्कि इससे वो राजनीतिक परिवार ही सशक्त होंगे जिनके परिवारों के पुरुष पहले से ही राजनीति में मौजूद हैं। इसलिए आज तमाम महिलाओं के लिए जो किसी राजनीतिक खानदान से नहीं आती, उनके लिए आज हम ये आवाज उठा रहे हैं कि ये तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो हैं, कहीं ऐसा ना हो कि सारी टिकटें अपने घर की महिलाओं में ही बांट दें। इस देश में 69 करोड़ महिलाएं हैं, उनमें से आपको कोई ना कोई काबिल उम्मीदवार तो पूरे भारत में, भारत के हर कोने में, राज्य में, शहर में, गांव में मिल ही जाएगा। अब यह अग्नि परीक्षा है पार्टियों की कि वो क्या करते हैं। इसके अलावा यहां एक और बड़ा पॉइंट यह है कि आरक्षण उस वर्ग को दिया जाता है जो कमजोर होता है। तो क्या हम ये मानते हैं कि महिलाएं हमारे देश में कमजोर हैं? और ये एक वर्ग की भागीदारी को किसी क्षेत्र में सुनिश्चित कर सकता है, लेकिन आरक्षण से ही महिलाओं का उत्थान हो सकता है, यह कहना भी पूरी तरह से सही नहीं होगा। उदाहरण के लिए नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देशों की चुनावी राजनीति में बहुत पहले से ही महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था लागू है, लेकिन इस आरक्षण से इन देशों की महिलाओं का उत्थान नहीं हुआ, बल्कि इससे वहां के राजनीतिक खानदानों की महिलाएं ही राजनीति में और ज्यादा ताकतवर होती चली गई। आज नेपाल में महिलाओं की साक्षरता दर 63% है, पाकिस्तान में 47%, बांग्लादेश में 70% महिलाएं साक्षर हैं, और ये वो देश हैं जहां काफी समय से महिलाओं को चुनावी राजनीति में आरक्षण मिल रहा है। लेकिन भारत में जहां अभी तक चुनावों में महिला आरक्षण नहीं है, वहां की महिलाएं इन देशों की महिलाओं से ज्यादा पढ़ी लिखी हैं और ज्यादा साक्षर हैं। इसलिए आरक्षण ही महिलाओं का उत्थान कर सकता है,
और उन्हें ताकतवर बना सकता है, ऐसा भी नहीं है। आज आपको ये जानकर हैरानी होगी कि स्वतंत्रता सेनानी सरोजिनी नायडू महिला आरक्षण के खिलाफ थी। आज उनकी एक चिट्ठी मैं लेकर आया हूं। सरोजिनी नायडू ने वर्ष 1931 में ब्रिटिश हुकूमत को एक चिट्ठी लिखकर यह कहा था कि महिलाओं को आरक्षण देना या किसी पद पर उन्हें मनोनीत करना एक किस्म का अपमान है उनका, और यह अपमान महिलाओं को कभी स्वीकार नहीं हो सकता। सरोजिनी नायडू की यह चिट्ठी आज मेरे पास है और आपको बताता हूं। देखिए, यह चिट्ठी उन्होंने लिखी है द प्राइम मिनिस्टर, चेयरमैन ऑफ द माइनॉरिटीज कमिटी, डाउनिंग स्ट्रीट, और लेटर टू द प्रीमियर फ्रॉम मिसेस नायडू एंड बेगम शाहनवाज। ये उन्होंने चिट्ठी लिखी है 16 नवंबर 1931 को, और ये ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने चिट्ठी लिखी है, जिसमें वो ये कह रही हैं कि अगर आप आरक्षण देने के लिए सोच रहे हैं तो हम इसका विरोध करते हैं। टू सीक एनी फॉर्म ऑफ प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट वुड बी to violate the integrity of the universal demand of Indian women for absolute equality of political status. We ask that there should be no sex discrimination either against or in favor of women under the new constitution. Will you be so good as to treat our covering letter as part of the official document submitted to you on behalf of our organizations? तो ये कहती हैं कि महिलाओं को बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए, आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। यह तो महिलाओं की काबिलियत का अपमान है। आप महिलाओं को बराबरी का अधिकार दीजिए, आप महिलाओं को मौका दीजिए, उन्हें मौका चाहिए, आरक्षण नहीं चाहिए। और इसीलिए उन्होंने महिलाओं को मिलने वाले आरक्षण का इस चिट्ठी में विरोध किया है। आज इस बात की भी चर्चा हो रही है कि क्या महिला आरक्षण का यह बिल 2024 के लोकसभा चुनाव पर अपना कोई प्रभाव डाल सकता है? तो इसका जो जवाब है वो भी कुछ आंकड़ों में छिपा हुआ है। 2019 से पहले भारत में महिलाओं के मुकाबले पुरुष ज्यादा वोट डालते थे, और महिलाओं और पुरुषों के बीच वोटिंग परसेंटेज का यह अंतर वर्ष 1962 से 2014 तक औसतन 8.5% रहा था। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में पहली बार पुरुषों से 0.4% ज्यादा वोट महिलाओं ने डाले थे, और यह अंतर 2024 में और भी बढ़ सकता है। यानी आज की जो स्थिति है वो ये है, हमारे देश में महिला वोटर्स ज्यादा हैं और पुरुष वोटर्स कम हैं। महिलाओं की वोट ज्यादा हैं और पुरुषों की वोट कम है। 2019 में यही देखने को मिला, और महिलाओं का ज्यादा वोटिंग परसेंटेज चुनावों को सीधे तौर पर प्रभावित करेगा। दूसरी बात, पिछले 3 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का महिला वोट बैंक काफी हद तक खाली हुआ है, जबकि बीजेपी के महिला वोट बैंक में नए वोटों की जबरदस्त वृद्धि हुई है। 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 29%, 2014 में 19% और 2019 में 20% महिलाओं के वोट मिले थे, जबकि बीजेपी को 2009 में 18%, 2014 में बढ़कर 29% और 2019 में और ज्यादा बढ़कर 36% महिलाओं के वोट मिले। और अलग अलग सर्वे कहते हैं कि जब भी प्रधानमंत्री मोदी देश की महिलाओं के हक में कोई फैसला लेते हैं तो इससे बीजेपी के महिला वोट बैंक में नए वोटों की वृद्धि जरूर होती है। आज नए संसद भवन के अपने पहले भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज जब देश के लोकतंत्र का भवन बदला है, इस भवन के साथ सांसदों को अपना भाव और व्यवहार भी बदलना चाहिए। लेकिन इस भाषण के कुछ ही देर के बाद नए संसद भवन के दोनों सदनों में वैसा ही हंगामा शुरू हो गया जैसा पुराने संसद भवन में हुआ करता था, और यह हंगामा सदन की कार्रवाई स्थगित होने तक लगातार जारी रहा। आज जब हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं, तब हमें अतीत की हर कड़वाहट को भुलाकर आगे बढ़ना है। इस स्पिरिट के साथ जब हम यहां से हमारे आचरण से, हमारी वाणी से, हमारे संकल्पों से जो भी करेंगे, देश के लिए, राष्ट्र के एक एक नागरिक के लिए वो प्रेरणा का कारण बनना चाहिए, और हम सबको इस दायित्व को निभाने के लिए भरसक प्रयास भी करना चाहिए। We are able to
to see it. We are able to. Why they are not able to see it? Whether they are opposing the Mahila Resolution Bill, let them clarify, sir. It is there, sir. मैं बोलना भी चाहता हूं सर। सप्लीमेंट्री बिजनेस में देखिए, बिल को अपलोड। सप्लीमेंट्री बिजनेस में देखिए। नए संसद भवन में शिफ्ट होने से पहले आज पुराने संसद भवन में सभी सांसदों की उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक ग्रुप फोटो खींची, जिसमें राहुल गांधी काफी पीछे खड़े हुए थे। तस्वीरें आप देखिए। इसके अलावा इस ग्रुप फोटो के बाद आज पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में भी एक कार्यक्रम हुआ, जिसमें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा के चेयरमैन के तौर पर अपना भाषण दिया। उनके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में सदन के नेता के तौर पर भाषण दिया और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर अधीर रंजन चौधरी ने भी अपना भाषण दिया और राज्यसभा में सदन के नेता के तौर पर पीयूष गोयल और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सेंट्रल हॉल में आज अपना भाषण दिया। मेनका गांधी ने भी लोकसभा में सबसे वरिष्ठ सांसद होने के नाते आज भाषण दिया, जबकि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह तबीयत खराब होने की वजह से इस कार्यक्रम में भाषण देने के लिए शामिल नहीं हो पाए। Honorable Prime Minister, when a government under the leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi ji has undertaken to repair the deep-rooted asymmetry and to give an equal share in India's future to all of us women. Parliamentary Affairs Minister of both the houses, I must state that I feel elevated and elated. हमारे संविधान के निर्माता भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी तथा संविधान सभा के माननीय सदस्यों की स्मृति को मेरा कृतज्ञ वंदन। When we talk about Indian parliamentary heritage, the hallowed precinct of this Parliament House and the Central Hall. आज नए संसद भवन में हम सब मिलकर के नए भविष्य का श्री गणेश करने जा रहे हैं। सबसे बड़ी खबर है भारत और कनाडा के बिगड़ते रिश्तों के बारे में। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने वहां की संसद में एक बहुत ही विवादास्पद बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या भारत सरकार के एजेंट्स ने करवाई है और इसके बाद दोनों ही देशों ने एक दूसरे के एक राजनयिक को अपने अपने यहां से निष्कासित कर दिया। लेकिन इस बीच सबसे खतरनाक बयान गुरपतवंत सिंह पन्नू ने दिया है और उसने धमकी दी है कि कनाडा में रहने वाले तमाम भारतीय जल्द से जल्द वहां से चले जाएं, वो भारत वापस आ जाएं, नहीं तो उनके लिए अच्छा नहीं होगा। इस पूरे टकराव के बीच भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने आज कनाडा के हाई कमिश्नर को तलब किया और दिल्ली में कनाडा के एक सीनियर डिप्लोमेट को निष्कासित करते हुए कहा कि इस राजनयिक को अगले 5 दिन के अंदर भारत छोड़कर यहां से जाना होगा और जिस सीनियर डिप्लोमेट पर सरकार ने कार्रवाई की है उनका नाम है ओलिवियर सिल्वेस्टर और यह भारत में कनाडा की खुफिया एजेंसी के प्रमुख के रूप में भी काम कर चुके हैं। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कनाडा ने जिस तरह से भारत के आंतरिक मामलों में दखल दिया और भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल आतंकवादियों का अपनी जमीन पर समर्थन किया है, उसके बाद यह कार्रवाई करना जरूरी था। हालांकि इससे पहले कनाडा की सरकार ने भी कल अपने देश में एक भारतीय राजनयिक को निष्कासित कर दिया था और कहा था कि इस भारतीय राजनयिक का संबंध हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले से है। अब हरदीप सिंह निज्जर एक खालिस्तानी आतंकवादी था जिसकी इसी साल 18 जून को कनाडा के गुरुद्वारे के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और तभी से कनाडा में यह मामला काफी बड़ा बन गया और पहले खालिस्तानी संगठन इस हत्या के लिए भारत को जिम्मेदार बता रहे थे और अब कनाडा की सरकार भी भारत को ही इस हत्या के लिए दोषी बता रही है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपने देश की संसद में कहा कि हरदीप सिंह निज्जर
कि हत्या में भारत सरकार का हाथ है और क्योंकि निज्जर कनाडा का नागरिक था, इसलिए यह हत्या कनाडा की संप्रभुता पर हुआ एक बड़ा हमला है। जबकि भारत सरकार ने इन आरोपों को गलत बताया है और कहा है कि कनाडा की सरकार अपने देश में शरण लेने वाले ऐसे आतंकवादियों का बचाव कर रही है जो भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल है। सोचिए, आज अगर किसी आतंकवादी को अमेरिका ब्लैकलिस्ट घोषित करता है और वो आतंकवादी कनाडा में जाकर शरण ले ले और उसे वहां कनाडा की नागरिकता मिल जाए, तो क्या वो व्यक्ति आतंकवादी नहीं रहेगा? कनाडा ऐसा कर ही नहीं पाएगा। लेकिन भारत के मामले में कनाडा बिल्कुल यही कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कनाडा की सरकार के पास ऐसा कोई सबूत भी नहीं है जिससे साबित हो कि इस हत्या के पीछे भारत का हाथ है। सच्चाई है कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो इस मामले को इसलिए इतना तूल दे रहे हैं क्योंकि अगर उन्होंने यह मामला नहीं उठाया तो कनाडा में उनकी सरकार गिर भी सकती है। उनकी मजबूरी है ये। कनाडा के हाउस ऑफ कॉमन्स यानी वहां की संसद में कुल 338 सीटें हैं, जिनमें जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी के पास बहुमत नहीं है और सरकार में बने रहने के लिए जस्टिन ट्रूडो की पार्टी को 170 सांसदों का समर्थन चाहिए, जबकि उनकी पार्टी के पास हैं सिर्फ 158। जिस दूसरी पार्टी के सहयोग से जस्टिन ट्रूडो की सरकार कनाडा की सत्ता में टिकी हुई है, उस पार्टी का नाम है न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी और इसके नेता हैं जगमीत सिंह, जो कनाडा में खुलकर भारत के पंजाब राज्य को खालिस्तान नाम का देश बनाने की मांग करते हैं और खालिस्तान पर जनमत संग्रह कराने के लिए खालिस्तानी संगठनों के अभियानों को आर्थिक मदद भी देते हैं, पैसा देते हैं। जगमीत सिंह की पार्टी के पास वहां 24 सांसद हैं और इसी पार्टी के सहयोग से जस्टिन ट्रूडो कनाडा के प्रधानमंत्री बने हुए हैं और उन्हें यह बात अच्छी तरह से पता है कि अगर उन्होंने खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का मामला प्रमुखता से नहीं उठाया तो उनकी सरकार आगे चलकर गिर भी सकती है। यानी ट्रूडो ये सब कुछ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो अपनी सरकार को बचाना चाहते हैं और वो ऐसे खालिस्तानियों के खिलाफ बोल नहीं सकते जिनका समर्थन करने वाले नेताओं की मदद से ही उनकी सरकार टिकी हुई है। आज आपको यह भी पता होना चाहिए कि हरदीप सिंह निज्जर कौन था जिसकी वजह से भारत और कनाडा के रिश्तों में इतनी बड़ी दरार आ गई। यह आतंकवादी खालिस्तान टाइगर फोर्स का प्रमुख था और उस पर भारत में प्रतिबंध लगा हुआ था और वर्ष 2013-14 में यह खालिस्तानी आतंकवादी पाकिस्तान गया, जहां इसकी मुलाकात जगतार सिंह तारा से हुई, जिसने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या का षड्यंत्र रचा था। असल में 46 वर्ष के इस खालिस्तानी आतंकवादी का जन्म पंजाब के जालंधर में हुआ था। वर्ष 1996 में यह भारत से भागकर कनाडा चला गया और उस समय इसने कनाडा जाने के लिए एक फर्जी पासपोर्ट का इस्तेमाल किया जिसमें इसने अपना नाम रवि शर्मा लिखा। कनाडा पहुंचकर इस व्यक्ति ने राजनीतिक शरण के लिए वहां आवेदन दिया और जब उसे कई कोशिशों के बाद भी कनाडा की नागरिकता नहीं मिली तो उसने वहां की एक महिला से शादी कर ली। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि शादी के बाद भी निज्जर को कनाडा की नागरिकता नहीं मिली, लेकिन वो बाद में ऐसे खालिस्तानी आतंकवादियों के संपर्क में आया जिसने उसे कनाडा का नागरिक बना दिया। इसके अलावा हरदीप सिंह निज्जर ने कनाडा में एक प्लम्बर के तौर पर काम किया, लेकिन बाद में भारत विरोधी गतिविधियों से उसे कनाडा में इतना वो मशहूर हो गया कि कनाडा के बड़े बड़े नेता उसे जानने लगे और उसकी मदद करने लगे। और आज कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो इस आतंकवादी की हत्या को अपने देश की संप्रभुता पर हमला बता रहे हैं और ये स्थिति तब है जब वर्ष 2018 में भारत ने जस्टिन ट्रूडो को खालिस्तानी आतंकवादियों की एक सूची देते हुए बताया था कि ये आतंकवादी भारत को अस्थिर करना चाहते हैं और सूची में साफ तौर पर हरदीप सिंह निज्जर का नाम भी लिखा हुआ था। कनाडा की सरकार का कहना है कि उनके देश में ऐसा कोई भी खालिस्तानी मूवमेंट नहीं चल रहा जो भारत विरोधी हो, लेकिन सच यह है कि कनाडा की सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस के पूर्व निदेशक ने खुद एक बयान में माना कि कनाडा की सरकार खालिस्तानी आतंकवादियों को लेकर नर्म है और इसका कारण है सरकार गिरने का डर। Now that can get complicated because one man's terrorist is not necessarily another man's terrorist, and the Indians may have a much broader definition of a terrorist than we would in this case. So you need some evidence either way as to what actually was going on here. But it's not a simple question of the Indians. Clearly, this is an unacceptable act. ऐसा पहली बार हो रहा है जब भारत का किसी दूसरे देश के साथ
इतना बड़ा टकराव हो रहा है, और वो भी ऐसे देश के साथ जिसके साथ हमारी सीमाएं नहीं लगती। इससे पहले जो हमारा टकराव होता था पाकिस्तान के साथ होता था, चीन के साथ होता था, या अपने और किसी पड़ोसी देश के साथ हुआ करता था जिसके साथ हमारा सीमा विवाद होता था। कनाडा तो हमसे इतना दूर है, उससे हमारा कोई सीमा विवाद भी नहीं है। जस्टिन ट्रूडो जिस तरह से खालिस्तानी आतंकवादियों का कनाडा में बचाव कर रहे हैं खुलकर, उसे देखते हुए हमारे पास इसके समाधान के लिए एक दिलचस्प सुझाव है, और वो क्या है आप भी सुनिए। कनाडा के जिस ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत में पंजाब राज्य को खालिस्तान बनाने के लिए जनमत संग्रह कराया जा रहा है, उस प्रांत का क्षेत्रफल इतना है कि इसमें भारत के पंजाब जैसे 19 राज्य बन सकते हैं। इसलिए जस्टिन ट्रूडो चाहें तो वो खालिस्तान का खाली स्थान अपने ही देश में आसानी से भर सकते हैं, और कनाडा में ही एक खालिस्तान नाम का अलग राज्य बनाकर वहां खालिस्तानी आतंकवादियों को रहने की इजाजत दे सकते हैं, तमाम लोगों को वहां बसने की इजाजत दे सकते हैं, और कह सकते हैं कि जिसे भी खालिस्तान नाम के इस प्रदेश में आकर बसना है वो आ सकता है, चाहे वो भारत से आता हो या कहीं और से भी आता हो। इसलिए वो खालिस्तानी आतंकवादियों का भरोसा जीत सकते हैं, और उन्हें अपनी सरकार गिरने का डर भी नहीं रहेगा। इसलिए हम चाहेंगे कि आप भी किसी ना किसी तरीके से, सोशल मीडिया का जमाना है, जस्टिन ट्रूडो तक ये सुझाव पहुंचाइए कि वो अपने ही देश में एक बड़ा, उनके पास तो इतनी जमीन है, वो अपने ही देश में एक खालिस्तान बना सकते हैं, और तमाम खालिस्तानी आतंकवादियों को वहां रहने के लिए कह सकते हैं, उन्हीं में से किसी को वहां का मुख्यमंत्री बना सकते हैं, और वहीं उनकी सरकार बनवा सकते हैं। यहां एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत ने कनाडा के साथ अभी हाल ही में G20 समिट के बाद व्यापारिक संबंधों को लेकर बातचीत बंद कर दी थी, और कनाडा को इसका विरोध जताना ही था, क्योंकि भारत ने इतना बड़ा कदम उठाया जब उन्होंने कहा कि हम आपके साथ अब व्यापार नहीं करेंगे, व्यापारिक बातचीत बंद कर देंगे। यह जस्टिन ट्रूडो का एक बहुत बड़ा अपमान था, लेकिन भारत जानता था कि जस्टिन ट्रूडो लगातार भारत को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं अपने देश में। वो खालिस्तानियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, और भारत ने अपना विरोध कई बार जताया। इस बार भारत ने एक्शन लिया और कहा कि व्यापार को लेकर बातचीत बंद कर देंगे। अब इसे लेकर जस्टिन ट्रूडो को अपने देश के लोगों को बताना था, कुछ रिएक्ट करना था। इसके बदले में उन्होंने ये बयान दे दिया और कह दिया कि निज्जर की जो हत्या है वो भारत की एजेंसीज ने करवाई है, और इसलिए अब यह टकराव और ज्यादा बढ़ गया है। अब देखिए, भारत का जो पहले दुश्मन नंबर 1 हुआ था पाकिस्तान में तो अब वो ताकत नहीं कि वो भारत से लड़ सके। अब हमारा दुश्मन नंबर 1 है चीन। पाकिस्तान को अब हम दुश्मन मानना लगभग बंद कर चुके हैं, उसे हमने अपने हाल पर छोड़ दिया है। लेकिन पाकिस्तान की जगह अब जो देश अपनी भूमि का भारत को कमजोर करने के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है वो है कनाडा। और जो विश्व है, पूरी दुनिया के जो देश हैं, वो अभी खालिस्तानी आतंकवाद को बहुत गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, और उन्हें खालिस्तानी आतंकवाद को गंभीरता से लेना होगा, क्योंकि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवाद तो आतंकवाद ही होता है। और इसीलिए जस्टिन ट्रूडो ने ये विरोध करने का नया तरीका अपनाया है, और इस नए मुद्दे को उन्होंने चुना है, जिसकी वजह से उन्हें खालिस्तानी समर्थकों का और ज्यादा सपोर्ट मिलेगा, और जो पार्टी खालिस्तानियों की जो उन्हें सपोर्ट कर रही है वो भी अब उनके पीछे खड़ी रहेगी। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और रात भर गहरी नींद आना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। नमस्कार।